गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का यह हमारे अतीत जो भाग 3 है उसका भाग 2 है और इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इसका फर्स्ट चैप्टर या कहेंगे 7th चैप्टर क्या था। तो देखिए यह चैप्टर का यही हेडिंग था, बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। इसमें हम लोगों ने बुनकर के बारे में संपूर्ण अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले टीपू सुल्तान के जो तलवार थी उससे शुरू करते हैं। आपके सामने जो ये पिक्चर है यह क्या है, यह टीपू सुल्तान की तलवार का पिक्चर है। यहाँ देखिए 18वीं सदी के अंत में टीपू सुल्तान की तलवार की मूठ पर कुरान की आयतें लिखी हुई है। ये जो है इसे पकड़ने वाला हैंडल, इस पर कुरान की आयतें लिखी गई है, जिनमें युद्ध में फतह के संदेश भी दिए गए हैं। गौर से देखिए कि शेर का सिर मूठ के निचले सिरे की ओर की तरफ है, यानी यह देखिए यहाँ पर यह शेर का सिर भी लगाया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान की तलवार और वुड्स स्टील, इसका संबंध क्या है हम लोग इसके बारे में जानेंगे। यानी कि पूरी दुनिया में जो तलवार बनता था और तलवार की जो सबसे अच्छी जो इस्पात मानी गई है उसको कहा गया है वुड्स स्टील। तो देखिए भारतीय इस्पात और लौह धातु कला की कहानी हम टीपू सुल्तान के एक मशहूर किस्से से शुरू करेंगे। ये वही टीपू सुल्तान है जिन्होंने 1799 तक मैसूर पर शासन किया था। अंग्रेज और मैसूर के बीच कितने युद्ध हुए थे? तो प्रथम में अंग्रेज हार जाते हैं जो हैदर अली के समय, दूसरे में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और वह मैच टाई हो जाता है, यानी टीपू सुल्तान राजा बनते हैं, न कोई जीतता है न हारता है। तीसरे में टीपू सुल्तान की हार हो जाती है और मंगलोर की संधि, और चौथे में तो टीपू सुल्तान का ही काम खत्म होता है। यहाँ देखिए मैसूर पर शासन किया, अंग्रेजों से 4 लड़ाइयाँ लड़ी, हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे गए थे। टीपू की विश्वविख्यात तलवारें आज इंग्लैंड के संग्रहालयों की बहुमूल्य संपत्ति है। यानी कि वे लोग जीते तो तलवार भी ले गए, सब कुछ ले गए तो तलवार क्यों छोड़ते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीपू की तलवार इतनी खास क्यों थी? दरअसल इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि वह दुश्मन के लौह कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। इस तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से पैदा हुआ था, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इस वुड्स स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थी। इनकी यह बनावट लोहे में गहरे कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। यानी लहरदार मतलब क्या, जब वो तलवार चलेगा तो तलवार मूवमेंट होगा तरंग की तरह। टीपू सुल्तान की मृत्यु के 1 साल बाद यानी 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसिस बुकानन ने इस बात का ब्यौरा दिया है। कौन? तो फ्रांसिस बुकानन महोदय ने ब्यौरा दिया। क्या दिया? हम आगे कि मैसूर की सैकड़ों प्रगलन भट्टियों में वुड्स स्टील किस तरह बनाया जाता था। इन भट्टियों में लोहे को काठ कोयले, यानी काठ मतलब क्या, जो लकड़ी है पहले इसको जला दिया जाएगा, लेकिन जब वो जलने की चरम सीमा पर आएगा तो उस पर पानी पटा दिया जाएगा। जिस तरह से आज भी जो कपड़े धोने वाले होते हैं वह अपनी स्त्री को गर्म करने के लिए इसी तरह के कोयले का निर्माण वे अपने खुद के लकड़ी से करते हैं, वही काठ कोयला कहा गया है, के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हाड़ियों में रख दिया जाता था। तापमान के जटिल उतार चढ़ाव को नियंत्रित करते हुए प्रगालक इस्पात की सिल्लियाँ तैयार कर लेते थे, जिनका न केवल भारत बल्कि पश्चिमी और मध्य एशिया में भी तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और वुड्स, देखिए वुड्स असल में कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल व मलयालम शब्द उरक्कू यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। भारतीय वुड्स स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफ़ी आकर्षित किया था। विश्वविख्यात वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने भारतीय वुड्स स्टील की विशेषताओं का 4 साल यानी 1818 से 22 तक अध्ययन किया। किन्होंने? तो माइकल फैराडे, याद कीजिए। भारतीय वुड्स स्टील की विशेषताओं का 4 साल तक अध्ययन किया, परंतु दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित वुड्स स्टील निर्माण प्रक्रिया 19वीं सदी तक आते आते उसके मध्य में विलुप्त हो गई। ऐसा क्यों? क्या बता सकते हैं?
भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ ही यहाँ का तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गया। क्यों? जब राजे रजवाड़े रहे ही नहीं, जब सैनिक रहे ही नहीं, तो यहाँ का हथियार का क्या होगा? हथियार बनाने वाले बेरोजगार हो गए, उनकी कला खत्म हो गई, बुला दिए गए। और भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात ने ले लिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, गांवों की उजरी भट्ठियाँ। ऊर्जा स्टील उत्पादन के लिए लोहे का परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीक जरूरी थी, परंतु भारत में 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि थी। खासतौर से बिहार और यहाँ देखिए 19वीं तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि थी। खासतौर से बिहार और मध्य भारत के हर एक जिले में ऐसे प्रगालक कारगर थे जो लोहा बनाने के लिए लौह अयस्क के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे। इसी लोहे से कारखानों में दैनिक इस्तेमाल के औजार और साधन बनाए जाते थे। ज़्यादातर भट्टियाँ मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी। प्रगलन का काम पुरुष करते थे, जबकि महिलाएं क्या करेंगी? धौकनी चलाती थी। धौकनी मतलब क्या? वो हवा देने का काम करती थी। वे कोयले को लगातार धकाने के लिए हवा फेंकती रहती थी। थोड़ा यहाँ देख लेते हैं अभी हम लोग पिक्चर। धौकनी मतलब क्या? यह हवा फेंकने का एक यंत्र है। पलामू, यहाँ लिख दिया पलामाऊ, बिहार के लोहा कारीगर का यहाँ पिक्चर दिया है। देखिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए, यह क्या कर रहा है? यह धौकनी चला रहा है। यहाँ पर क्या होगा? तो हवा देगा। और यह बुढ़ऊ यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो ये लोहे पर काम कर रहे हैं। यह काम कर रहे हैं, क्या पर? यह काम कर रहा है और यह व्यक्ति यह धौकनी चला रहा है। यहाँ पर देखिए, यह धौकनी चला रहा है। क्लियर है? यहाँ पर यह कोयला है जो लकड़ी से तैयार किया गया है। क्लियर है? आगे देखिए, मध्य भारत का एक गांव जहां लौह प्रगल्भों का अगरिया समुदाय रहता था। आज भी आपको मिल जाएंगे इस तरह के घर, जहां पर उसको लोहार कहिए, जहाँ पर सवेरे सवेरे गांव के लोग अपने जो कृषि में कार्य करने वाले औजार है उसको लेकर चले जाते हैं, ताकि वो उसमें साम धराए, पिटाई करवा ले या बनवा ले। अगरिया जैसे कई समुदाय लोहा बनाने में माहिर थे। 19वीं सदी के आखिर में बार बार पड़े अकाल की वजह से भारत के सूखे इलाके पूरी तरह तबाह हो चुके थे। मध्य भारत में बहुत सारे अगरिया कारीगरों ने काम बंद कर दिया, गांव छोड़ दिया और रोजी रोटी की तलाश में दूसरे इलाकों में चले गए। उनमें से बहुत सारे लोगों ने दोबारा कभी भट्ठा चलाया ही नहीं। 19वीं सदी के अंत तक आते आते लोहे के प्रगलन का हुनर खत्म होने लगा था। ज़्यादातर गांवों में भट्टियाँ ठंडी पड़ चुकी थी और लोहे का उत्पादन गिरता जा रहा था। वैसा क्यों होगा? क्योंकि सब कुछ तो इंग्लैंड से ही आ रहा था। इसकी एक वजह तो एक कि वह वन कानून ही था, जिसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि वन अब इंग्लैंड यानी कि सरकार की संपत्ति हो गई थी। उस पर कोई जो यहाँ के पहले लोग थे जो जंगल से ही लकड़ियाँ काट कर उससे कोयला बनाते थे और वहाँ के खदानों से लोहा अयस्क ले आते थे, लेकिन अब वो ला नहीं सकते थे क्योंकि उसको सरकार की संपत्ति घोषित कर दिया गया था। जो औपनिवेशिक सरकार ने आरक्षित वनों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी, तो लोहा बनाने वालों को कोयला के लिए भला लकड़ी कहाँ से मिलती और लौह अयस्क भी वे कहाँ से ला सकते थे। वन कानूनों को नज़रअंदाज करते हुए वे अक्सर चोरी छिपे जंगलों में जाकर लकड़ी इकट्ठा कर लाते थे, परंतु लंबे समय तक केवल इसी तरह अपना कारोबार जारी नहीं रखा जा सकता है। लिहाजा बहुत सारे कारीगरों ने यह पेशा छोड़ दिया और वे आजीविका के दूसरे साधन ढूंढने लगे। कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों में आवाजाही की अनुमति दे दी थी, लेकिन प्रगल्भों को अपनी प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग को बहुत भारी कर चुकाने पड़ते थे, जिससे उनकी आय गिर जाए। तो अब क्या लोग कोई ऐसा पेशा करेगा जिसमें किसी को घाटा लगे? नहीं करेगा। यहाँ देखिए, एक व्यापक उद्योग। तो प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार एक जमाने में लौह प्रगलन भारत का बहुत बड़ा व्यापक उद्योग था और सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के विशाल बलुआ मैदानों के अलावा शायद ही कोई ऐसा जिला था जहां धातु मल न दिखाई देता हो। यहाँ के आदिम लौह प्रगालकों को ऐसे भंडारों से अयस्क हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होती थी, जिन पर कोई यूरोपीय लौह विशेषज्ञ एक पल के लिए विचार करना भी उचित नहीं समझेगा। यानी ये सब इतने निपुण थे, लेकिन हुआ क्या वो तो जान ही सकते हो। 19वीं सदी के आखिर तक
ब्रिटेन से लोहे और इस्पात का आयात भी होने लगा था। भारतीय लुहार भी घरेलू बर्तन व औजार आदि बनाने के लिए आयातित लोहे का इस्तेमाल करने लगे थे। इसकी वजह से स्थानीय प्रगालकों द्वारा बनाए जा रहे लोहे की मांग कम होने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत तक लोहा और इस्पात बनाने वाले कारीगरों के सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई। अब क्या हुई देखिए, भारत में लोहा व इस्पात कारखाने का उदय हो गया। सन 1904 की बात है। अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन करते घूम रहे थे। वे भारत में एक आधुनिक लौह एवं इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लौह अयस्क भंडारों की तलाश में कई महीनों और काफ़ी सारा पैसा खर्च कर चुके थे। जमशेदजी टाटा भारत में बड़ा लौह एवं इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का बड़ा भाग खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह थी कि उनको उम्दा लौह अयस्क भंडारों का पता लगा लिया जाए, तब ना पैसा खर्च करेंगे। एक दिन कई घंटे तक जंगल की खाक छानने के बाद वेल्ड और दोराबजी एक छोटे से गांव में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री पुरुष टोकरियों में भरकर लौह अयस्क ले जा रहे थे। ये अगरिया समुदाय के लोग थे। जब उनसे पूछा गया कि वे अयस्क कहाँ से ले आए हैं, तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली उठा दी। वेल्ड और दोराबजी घने जंगलों से होते हुए काफी देर बाद थक कर उस पहाड़ी पर जा पहुंचे। पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद वेल्ड ने बताया कि उन्हें जिस चीज की तलाश थी वह मिल चुकी है। रजहारा पहाड़ियाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक थी। कौन? तो रजहारा की पहाड़ियाँ। लेकिन यहाँ एक परेशानी थी, यह सूखा इलाका था और कारखाना चलाने के लिए आसपास कहीं पानी नहीं था। लिहाजा कारखाना लगाने के लिए सही जगह के बारे में टाटा की तलाश जारी रही। अगरिया समुदाय के लोगों ने लौह अयस्क का एक और स्रोत ढूंढने में मदद दी, जहाँ से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई थी। कुछ साल बाद सुवर्ण रेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाई गई। इस शहर को जमशेदपुर का नाम दिया गया। इस स्थान पर लौह अयस्क भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध था। यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना हुई थी, जिसे 1912 में इसने स्टील उत्पादन करना आरंभ कर दिया। टिस्को की स्थापना बहुत सही समय पर हुआ। क्यों? क्योंकि 19वीं सदी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन में बने स्टील का आयात कर रहा था। भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियों की यहाँ भारी मांग थी। काफ़ी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ यह मानने को ही तैयार नहीं थे कि भारत में भी श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण संभव है। जब टिस्को की स्थापना हुई, हालात बदलने लगे। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। इस तरह भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई। रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पर आश्रित हो गई। जब युद्ध लंबा खींच गया तो टिस्को को युद्ध के लिए गोलों के खोल और रेलगाड़ियों के लिए पहिए बनाने का काम भी सौंप दिया गया। 1919 तक स्थिति यह हो गई थी कि टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। जैसे जैसे समय बीतता, टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। सूती कपड़े की तरह लोहे एवं इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगा। कुछ यहाँ देखते हैं क्या दिया हुआ है। युद्ध के आखिर में विस्तार। युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए टिस्को को अपनी क्षमता और फैक्ट्री का आकार बढ़ाना पड़ा। विस्तार का यह काम युद्ध के बाद भी चलता रहा। इस चित्र में क्या दिखेंगे कि विद्युत संयंत्र और बॉयलर संयंत्र बनाए जा रहे हैं, जो पिक्चर 1919 का है। ये देखिए यहाँ पर उस समय काम चल रहा है, यानी कि प्लांट देखिए, पहले से तो इधर है, इधर इसके पीछे देखिए प्लांट है, लेकिन फिर नया बन रहा है। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा हुआ। ये बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद सामने आया। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ, औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया। जैसे जैसे सरकारी संरक्षण की मांग बुलंद होती गई, भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्षरत ब्रिटिश सरकार को औपनिवेशिक शासन के आखिरी दशकों में इनमें से बहुत सारी मांगें माननी पड़ी और भारत का औद्योगिकरण शुरू हो गया। अंग्रेजों ने क्या किया था, इसको भारत का विऔद्योगिकरण कर दिया था, जो अब औद्योगिकरण आरंभ हो गया। आगे देखिए, जापान में औद्योगिकरण के शुरुआती साल। थोड़ा सा जापान के बारे में ही देख लेते हैं।
19वीं सदी के आखिर में जापान के औद्योगिकरण का इतिहास भारत के औद्योगिकरण के बिल्कुल उल्टा है। भारत में औद्योगिकरण सरकार ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बढ़ाना चाहती थी। भारत में औपनिवेशिक सरकार ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसने भारतीय उद्योगपतियों को किसी तरह की सहायता नहीं दी। दूसरी तरफ जापान की सरकार अपने देशी उद्योगों को खुलकर बढ़ावा दिया, तो जापान क्या हुआ, विकास कर गया। 1868 में जापान की सत्ता संभालने वाले मेजी राजवंश का मानना था कि जापान को पश्चिमी प्रभुत्व का सामना करने के लिए औद्योगिकरण के रास्ते पर चलना चाहिए, इसलिए उसने औद्योगिकरण को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसी क्रम में डाक सेवाओं, टेलीग्राफ, रेलवे और वाष्प चालित जलपोतों का विकास किया गया। पश्चिम से नवीनतम तकनीक का आयात किया गया और उसे जापान की जरूरतों के हिसाब से ढाला गया। जापानी पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया गया। निवेश के लिए सरकारी बैंकों से उद्योगपतियों को उदार शर्तों पर ऋण दिया गया। उस समय की बात है जिस समय भारत गुलाम था। सरकार ने पहले विशाल उद्योग शुरू किए और बाद में उन्हें सस्ती कीमत पर व्यवसायिक घरानों को बेच दिया। भारत में औपनिवेशिक प्रभुत्व ने औद्योगिकरण के रास्ते में बाधाएं पैदा कर दी थी, जबकि जापान में विदेशी कब्जे के भय की वजह से ही औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला था। लेकिन इसका एक अर्थ यह भी था कि जापान का औद्योगिकरण विकास शुरू से ही उसकी सैनिक जरूरतों से जुड़ा हुआ था। अब आगे देखिए, अब याद कीजिए, यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी, जो भारत से जाते थे, यानी कैलिको कपड़ों की मांग थी, जो भारत से हैंडमेड कपड़े थे, हाथ से बनाए जाते थे, इसकी भारी मांग थी और जिसके कारण ही सब कुछ हो गया, अंततः गुलाम भी हो गया। जामदानी क्या है, तो जामदानी यह है कि कपड़े पर नक्काशी एक तरीका है। और बंडाना क्या था, तो यह बंडाना जो वहाँ से पहले आता था लिस्ट, वही जिसमें सारे कपड़ों की लिस्ट दिया जाता है कि कौन कपड़ा कितना दिया जाएगा, क्या है वो आगे देखते हैं। और अगरिया कौन है, अगरिया वही जो अभी पढ़े हैं हम लोग, लोहे के लुहार कहिए इनको, जो अपने घरों में जो अयस्क जंगल से लाते थे और कामगार, और लोहे पर की सिल्लियाँ तैयार करते थे और अपने हिसाब से जो बर्तन, लोहे के बर्तन या जो कृषि के औजार बाजार में बिकते रहे होंगे या सैनिकों की जो आवश्यकता होती थी उसका ये निर्माण करते थे। और इन्हीं लोगों ने जमशेदजी टाटा को असली लौह अयस्क का पता बताया था। अंग्रेजों का सिंध शब्द हिंदी के डैश शब्द से निकला है। कौन शब्द, अंग्रेजी का सिंध शब्द। तो अंग्रेजी का जो सिंध शब्द है यह क्या है, तो वही ने वुड से स्टील वाला बात है। चलिए आपको खोज कर दिखाते हैं। यहाँ देखिए, थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया गया उनमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे। उन्हें छापेदार जो सूती कपड़े हैं उनको क्या कहा जाएगा, व्यापारी सिरज, कोसा अथवा और बंडाना कहते थे। याद कीजिए, ऐसा क्या था, तो छापेदार सूती कपड़े थे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। टीपू की तलवार डैश स्टील से बनी थी, तो वुड जे स्टील। और भारत का कपड़ा निर्यात डैश सदी में गिरने लगा, तो 19वीं सदी के बाद गिरने लगा, खत्म हो गया, क्लियर हो गया। और आइए विचार करें, तो विभिन्न कपड़ों के नामों में से उनके इतिहासों के बारे में क्या पता चलता है कि वो प्रायः क्या होगा, नाम उसके जो क्षेत्र जहाँ से ओरिजिन है उसी के नाम पर से उसका नाम रख दिया जाता है, बस। और क्या पता चलेगा, और उसके बाद यह पता चलेगा कि वह कहाँ से उत्पादन हो रहा है, किस क्षेत्र से संबंधित है, उसके वह ऐतिहासिक रूप को बताएगा। इंग्लैंड के ऊन और रेशम उत्पादकों ने 18वीं सदी की शुरुआत में भारत से आयात होने वाले कपड़ों का विरोध क्यों किया, क्योंकि अब उनको अपने कंपनी की चिंता थी, इसलिए संरक्षणवाद शुरू हुआ, अतः भारत पिछड़ गया इसमें। अब इसके बाद में अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि हमारा प्रयास अच्छा लगे तो जो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।